हाय एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है षष्टिकशाली पिंड स्वेद। ये भी एक पंचकर्मा में स्वेदन का प्रोसीजर है। षष्टिकशाली पिंड स्वेदन। सबसे पहले षष्टिकशाली का मतलब क्या होता है? षष्टि का मतलब होता है कि जो 60 दिन की पैदावार वाला साठी चावल होता है ना, उसको बोलते हैं। तो षष्टिकशाली साठी चावल को औषध सिद्ध दूध में पकाकर, ठीक है, तो हमने शाली चावल लेने हैं, उसको औषध सिद्ध दूध में पकाना है। एंड देन औषध सिद्ध दूध में पकाकर हमने क्या लेना है, साठी चावल लेने हैं, उसको ओशस से दूध में पकाना है और उसके बाद उनका पोटली बनानी है, ठीक है? उनकी पोटली बनाएँगे एंड देन उस पोटली से स्वेदन करने को षष्टिकशाली पिंड स्वेद कहते हैं। षष्टिकशाली मतलब 60 दिन की पैदावार वाले शाली चावल और साठी चावल, पिंड मतलब एक पोटली बनाना है और उससे स्वेदन करना है। षष्टिक चावल की पैदावार 60 दिन तक पककर तैयार हो जाती है। केरला भाषा में इसको नवर खिज़ी कहा जाता है, तो केरला में इसको नवर खिज़ी कहा जाता है। नवर का अर्थ होता है नया चावल, खिज़ी का अर्थ है पोटली, खिज़ी का अर्थ है पोटली, ठीक है? तो अब योग्य कौन होंगे? स्वेदन किसको करवाते हैं? मेनली जिनको वातज विकार होते हैं, उनमें करवाते हैं। तो संधिगत वात में करवा दो, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ग्रीवाशूल में, नेक में पेन हो रहा है, घृतरसी सियाटिका में करवाते हैं, कटिग्रह जिसको बैक में स्टिफनेस है, पेन है, कार्श्य वही वातज विकार है, मांसगत विवात, मांस में वात बढ़ गई है, मेनली वहाँ पे पेन हो रहा है, रक्त प्रकोपक व्याधि में करवाते हैं, शोथ रहित जीर्ण आमवात मतलब वही कि स्वेलिंग नहीं है, जीर्ण आम वात है मतलब आम सारा पच चुका है, फिर करवाएँगे मतलब क्रोनिक कंडीशन में करवाएँगे, मन्यास्तम में करवाएँगे, पक्षाघात में करवाएँगे। पक्षाघात में मतलब मेनली पैरालिसिस की कंडीशन में, कटिशूल बैक में पेन हो रहा है, शोष में वीकनेस है क्योंकि शाली चावल जो साठी चावल अगर हम दूध में दे रहे हैं ना, तो मेनली वो आपको नरिशमेंट देगा। तो जब नरिशमेंट दे रहा है तो मेनली कार्श्य में और शोष में ये बहुत इफेक्टिव होगा। श्वास रोग में करेंगे, तंत्र संबंधी भी मतलब जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये इफेक्टिव होता है। तो मेनली योग्य रोग में मेनली जितने भी वातज विकार है, जितनी भी पेनफुल कंडीशन है उनमें यूज़ कर रहे हैं। संधिगत वात में, ग्रीवाशूल में, गृह्रसी में, कटिग्रह मतलब बैक में पेन है, स्टिफनेस है, कार्श्य में, मांसगत वात में, रक्त प्रकोपक व्याधि में, शोथ रहित जीर्ण आम वात में, मन्यस्तंभ, पक्षाघात, कटिशूल, शोष, श्वास रोग और तंत्रिका संबंधी व्याधि में। अयोग्य मेनली कफज विकारों में हम नहीं करेंगे क्योंकि दूध यूज कर रहे हैं तो मेनली दूध कफ को बढ़ाएगा, तो जितने भी कफज विकार है उसमें हम यूज नहीं करेंगे। तो मधुमेह में नहीं करते। अस्थि भंग मतलब मेनली फ्रैक्चर हो गया है तब तो हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। स्वेलिंग इन्फ्लामेटरी कंडीशन में नहीं करेंगे। तीव्र शोथ में, वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स में नहीं करेंगे। जनरली स्वेदन जो गर्म प्रोसीजर है ना, पित्त को बढ़ाएगा, तो वो मेनली हम वेरिकोसिटी में नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप में, हाइपरटेंशन में, फीवर में क्योंकि गर्मी करेगा तो फीवर में नहीं करेंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में स्वेदन नहीं करते। मेनली जब भी थ्रोम्बोसिस कंडीशन होती है उसमें स्वेदन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेशन से वो थ्रोम्बस के अपनी जगह से मूव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है प्रयोज्य द्रव्य। मेनली शिष्टिकशाली यूज़ करेंगे, 8 पल यूज़ करेंगे, 60 दिन की पैदावार वाला, ठीक है, चावल मेनली हम 600 ग्राम मान के चलते हैं। बलामूल यूज़ करेंगे 12 पल, ठीक है, 576 ग्राम, मेनली हम 500 ग्राम लेके चलते हैं। उसके बाद में बलामूल हो गया, क्वाथ हेतु जल ले लिया 12 प्रस्थ, ठीक है, जितना ये 9000 ml करके बनता है, 9 लीटर ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद दूध ले लिया, क्वाथ के बराबर 3 प्रस्थ दूध लेना है, ठीक है, मेनली 2 लीटर के अप्रॉक्सीमेट ले लिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या-क्या लिया, षष्ठी चावल ले लिया, बलामूल ले लिया, क्वाथ हेतु जल ले लिया और दूध ले लिया। वस्त्रखंड ले लिया 18-18 इंच के, ठीक है, सूती वस्त्रखंड ले लिए, मेनली 8 लेते हैं हम, पर आपकी मर्ज़ी है हम कितने भी ले सकते हैं। अभ्यंग हेतु तेल लेंगे, मेनली बॉडी पे थोड़ा बहुत अभ्यंग भी करेंगे तो उसमें उसके लिए हम तेल ले लेंगे, घी ले सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। शिरोभ्यंग के लिए हम उसकी हेड मसाज भी करेंगे तो शीरबला तेल, चंदन बला, लाक्षादि तेल, शतावरी तेल, लाक्षादि कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो शीर बला, चंदन बला ये हम यूज़ करेंगे। इसके बाद शरीर अभ्यंग हेतु पूरी बॉडी पे मसाज करनी है तो मेनली वातज विकारों में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वात का शमन करने के लिए सहचरादि, धन्वंतरम, महानारायण, बला अश्वगंधा, ठीक है, कार्पस्थ्यादि, क्षीरबला, चंदन बला, लाक्षादि, पंचगुण तेल, ठीक है, चंदन जो है मेनली पित्त का शमन करेगा, उस अकॉर्डिंग हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अभ्यंग के लिए तेल यूज़ करेंगे। जैसे सहचर, धन्वंतरम, महानारायण, तो धन्वंतरी महानारायण मेनली वात में और चंदन लाक्षा मेनली पित्त का शमन करता है। तलम हेतु, तलम का मतलब होता है कि हेड पर भी हम कुछ चूर्ण लगाएँगे, तलम करेंगे ताकि जो हीट है ना, क्योंकि जब स्वेदन करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है, तो वो हीट हेड तक ना आए। मतलब इसीलिए हम हेड पे भी कुछ लगाएँगे ताकि वो हीट है हेड पे ट्रैप ना हो। तो आंवले की चूर्ण यूज़ करेंगे तलम के लिए और वस्त्र और कार्पस मतलब कपड़े से उसको कवर भी करेंगे, कॉटन और कपड़े से कवर करेंगे, इसलिए हम आंवले की चूर्ण, वस्त्र और कार्पस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या-क्या लिया? सबसे पहले षष्टिकशाली, बलामूल, क्वाथ हेतु जल, दुग्ध, वस्त्रखंड, अभ्यंग के लिए तेल, शिरोभ्यंग के लिए तेल, तलम के लिए आंवले की चूर्ण यूज़ किया। अब निर्माण विधि।
निर्माण विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम हमने जो 12 पल बलामूल लेकर उसको जल में धोना है। बलामूल ले लिया, उसको धो दिया। धूल, मिट्टी, कीचड़ जो भी आदि से ये स्वच्छ हो गया। फिर हमने उसको यवकूट करना है। बलामूल लेकर हमने उसको यवकूट करके बड़े पात्र में रख दिया है, बड़े सारे बर्तन में रख दिया है। उसमें डाल दिया 12 प्रस्थ जल, क्वाथ, मतलब हमने मेनली इसका क्वाथ बनाना है। तो बलामूल लिया, जो भी 12 पल बलामूल लिया, उसको पहले क्लीन किया, उसके बाद उसको यवकूट किया। यवकूट करके बड़े पात्र में रख दिया और 12 प्रस्थ जल डालकर क्वाथ बना लिया। जब क्वाथ बनाने के लिए हमें पता है कि जब हमने 12 प्रस्थ जल लिया है तो 1/4 रिमेनिंग रहना चाहिए। तो मतलब जब चतुर्थांश 3 प्रस्थ रह जाए तो उसको छान कर रख देना। तो मेनली हमने बलामूल लिया, उसका यवकूट किया, बड़े पात्र में रख दिया, 12 प्रस्थ जल डाल दिया और उसके बाद अब जब 1/4 यानी 3 प्रस्थ रह जाए तो उसको छान दिया। इस बला क्वाथ को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब ये जो क्वाथ है मतलब 3 प्रस्थ है ना, तो 1.5 प्रस्थ करके हमने अलग-अलग कर दिया। ठीक है? 2 अलग-अलग बर्तनों में डाल दिया। एक भाग क्वाथ में बराबर मात्रा में, अब जो फर्स्ट पार्ट है, जो डेढ़ डेढ़ प्रस्थ लिया, 1.5 प्रस्थ जो लिया, उसमें जो डेढ़ प्रस्थ क्वाथ में बराबर मात्रा में हमने दूध ऐड कर दिया, ठीक है? और एवं आधा प्रस्थ जो है और बराबर इक्वल मतलब डेढ़ प्रस्थ ही दूध ऐड कर दिया और आधा प्रस्थ क्या डाल दिया, मतलब 4 पल षष्टिक चावल डालकर अग्नि पर चढ़ा दिया है। तो मतलब डेढ़ प्रस्थ क्वाथ हो गया, डेढ़ प्रस्थ दूध हो गया और आधा प्रस्थ उसमें चावल हो गए, उनको पका दिया। ठीक है, अग्नि पर पका दिया और कब तक पकाना है, जब तक चावल अच्छी प्रकार से पक ना जाए। चावल को अच्छे से पका दिया। अब जब चावल पक गए उस दूध में, उस क्वाथ में, उसमें दूध डाला है, उसमें जब अच्छे से पक गए, तब उसको निकाल कर ये जो हमने वस्त्रखंड बनाए थे ना 18-18 इंच के, 8 वस्त्रखंडों में हमने उन चावल को इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि चावल पक गए हैं उसमें, तो हमने उन चावलों को इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में वस्त्रखंड को जो भी है, जो भी 8 वस्त्रखंड लिए थे उनमें चावल डाल दिए और उनको उनको चारों तरफ से बांध कर उनकी पोटली बना दी। ठीक है, पोटली बना दी, किनारों पर लपेट कर धागे बांध दिए, अच्छे से स्वेदन हेतु रोगी हाथों से पकड़ने में सुगम था। मतलब मेनली हमने चावल को पकाना था, तो पकाने के लिए हमने क्या लिया, दूध लिया और वो बला वाला क्वाथ लिया। जब चावल पक गए तो वस्त्र खंडों में इक्वली डिवाइड करके डाल दिया और पोटली बना दी। जब पोटली बन गई उसके बाद जो 1.5 प्रस्थ जो रिमेनिंग वाला जो क्या था, क्वाथ था ना, तो क्वाथ के दूसरे भाग में फिर से इक्वल अमाउंट हमने क्या डालना है, दूध डालना है। तो दूसरे भाग ऑफ क्वाथ में हमने क्या करा, फिर से इक्वल अमाउंट दूध डाला और उसको पकाया, अग्नि पर पकाया। तो फिर से हमने क्या करा, क्वाथ के दूसरे भाग में दूध डाला, दूसरे भाग में इक्वल अमाउंट ऑफ दूध डाला, उसको पकाया और निर्मित षष्टिकशाली जो 8 पोटलियाँ हैं, उनको भी उस दूध में डाल दिया। मतलब हमें एक बेस भी तो होना चाहिए ना, जिसमें हमने ये क्वाथ लिया, दूध लिया और उसको पका दिया अच्छे से। जब वो पक गए, तो जो पोटलियाँ थी, वो सारी इनमें डाल दी। क्योंकि जब भी हम पोटली वाला स्वेदन करते हैं, तो हमने वो पोटली को थोड़ा गीला करने के लिए उसको वापस उसमें ऑयल, जैसे हम ऑयल वाली पोटली करते हैं, तो हम ऑयल को गरम करते हैं, तो यहाँ पर ऑयल की जगह पर हमने दूध लेना है, दूध में भिगोकर उन पोटलियों से स्वेदन करना है। तो वही सेम चीज़ हमने बनाई। तो क्वाथ हेतु हमने क्या करा, दूसरा दूध लिया, क्वाथ लिया, उनको मिक्स करा, थोड़ा-सा पका दिया। जब वो पक गया, तो वो जो बन गया मिश्रण, उसके अंदर वापस ये पोटलियाँ डाल दी। ठीक है? अब हमने स्वेदन प्रोसीजर स्टार्ट करना है। स्वेदन प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला है अभ्यंग। रोगी को सबसे पहले हम अभ्यंग करेंगे, ठीक है? रोगी द्वारा किए गए रात्रि के भोजन जीर्ण हो जाने पर पोटली स्वेदन करना चाहिए। पोटली स्वेदन करना चाहिए और स्वेदन योग्य रोगी को कोपीन या अंतःवस्त्र धारण कराकर द्रोणी या अभ्यंगशय्या पर शयन करवाना है। तो मतलब कम से कम वस्त्र धारण करवा के हमने अभ्यंगशय्या पर शयन करवा दिया। जब शयन करवा दिया तो उसके बाद में मंगलाचरण कराना है, रोगी के रोग शमन और अच्छे स्वास्थ्य से के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है और सर्वप्रथम रोगी को तेल से अभ्यंग करना है। सिर पर अभ्यंग करना है, देन सर्वांग शरीर पर अभ्यंग करना है एंड देन अभ्यंग जो है वो कितनी देर तक करना है, 20 से 40 मिनट तक करना है। तो सबसे पहले स्वेदन करने से पहले हमने उस पेशेंट का अभ्यंग करना है और अभ्यंग करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमें रात्रि का भोजन जीर्ण हो जाने पर ही स्टार्ट करना है, इससे पहले हम स्टार्ट नहीं कर सकते। और मंगलाचरण करना है और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। सिर पर अभ्यंग पहले करना है, देन सर्वांग शरीर पर करना है और 20 से 40 मिनट तक अभ्यंग करना है। जब अभ्यंग हो जाए, फिर हमने उसके हेड रीजन पर आमलकी तल धारण करवाना है। रोगी के सिर पर आमलकी एवं तक्र से निर्मित, किससे, आमलकी डाल दी, तक्र डाल दी, निर्मित एक कल्क बनाया और कल्क से चक्रिकार कार आल बाल बनाकर, मतलब मेनली ऐसे चक्री सी बनानी है, आल बाल बनाकर उसमें तेल भर देना है। ठीक है, तेल भर देना है और वस्त्र बंधन कर देना है, ऊपर से कपड़ा कवर कर देना है। तो मेनली हम तल धारण क्यों करवाते हैं, तल धारण न करवाने से स्वेदन की उष्मा से पित्त प्रकोप हो जाता है। अगर हम नहीं करते, मतलब उससे उसके अंदर कुछ नहीं डालते, तो उससे, क्योंकि आंवला भी जो है पित्त का शमन करती है, तक्कर भी पित्त का शमन करेगा। ठीक है, और अगर हम ये नहीं करते, अब ये तल धारण नहीं करते, तो पेशेंट को भ्रम, दाह, आंखों के सामने अंधेरा, मोह आदि लक्षण मिल सकते हैं, क्योंकि स्वेदन जो है वो बहुत ज़्यादा पित्त को बढ़ा सकता है। तो उसके हेड रीजन
सीजन पे पित्त ना बढ़े, गर्मी ना हो, उसके लिए हम आमलकी तल धारण करवाते हैं। परिचारक व्यवस्था, परिचारक मतलब जो अटेंडेंट होने चाहिए, जिन्होंने पंचकर्मा थेरेपिस्ट जो हैं वो कितने होने चाहिए, वो 4 होते हैं। पिंड स्वेद में हम मेनली 4 परिचारकों की आवश्यकता पड़ती है और यह 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे तक सम्यक निराबाधन रूप से चलता है। मतलब 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। रोगी के दोनों ओर 2-2 परिचारक नियुक्त किए जाते हैं, मतलब 2-2 थेरेपिस्ट दोनों साइड पे नियुक्त किए जाते हैं। अब है हमारी मेन जो प्रोसीजर है, पोटली स्वेदन प्रक्रिया। सर्वप्रथम औषध सिद्ध दूध में रखी पोटली निकालकर उस हाथों से उष्णता की परीक्षा करके रोगी के शरीर पर विशिष्ट हस्त कौशल से घुमा घुमाकर थपथपाते हुए रबिंग, स्टोकिंग, टैपिंग या प्रेशर से स्वेदन करना है। मेनली क्या कर दिया हमने, पेशेंट पहले तो हमने जो पोटली ली उसमें पहले उसकी उष्णता की परीक्षा करी कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और उसके बाद में एक अच्छे से हमने जो अभ्यंग के प्रोसीजर पढ़े हैं ना कि रब करके, स्टॉक करके, टैप करके स्वेदन करना है, तो वैसे ही हमें स्वेदन करना है। मेनली जो हम अभ्यंग करते हैं बस वो पोटली से अभ्यंग करना है, ऐसे समझ लो। ठीक है। रोगी के वाम पार्श्व मतलब लेफ्ट साइड और दक्षिण पार्श्व में लय कैसे रिदमिक पैटर्न और सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न से, मतलब जैसे लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं वैसे ही राइट साइड पे करना है। 2-2 परिचारक स्वेदन करें, दोनों ही परिचारक स्वेदन करें। अब प्रोसीजर भी बताया है कि कौन से पार्ट पे किस टाइप से पोटली को घुमाना है। ठीक है। संधियों पर वर्तुलाकार मतलब गोल गोल घुमाना है। दीर्घ अवयव पर दो दैर्ध्याकार मतलब सीधा सीधा लेकर जाना है, लंबे अवयवों पर सीधा सीधा लेके जाना है। संधियों पर वर्तुलाकार मतलब गोल गोल घुमाना है। ग्रीवा प्रदेश से कटी प्रदेश तक अनुलोम मतलब नेक से लेकर बैक रीजन तक अनुलोम गति मतलब ऊपर से नीचे तक लेकर जाना है पोटली को और स्वेदन करना है। स्वेदन करते समय पोटलियों को बार-बार औषधीय दूध में डुबोते रहना चाहिए। अब ऑब्वियसली कि वो पोटलियाँ सूख जाएँगी क्योंकि जो दूध है वो सारा बॉडी अब्ज़ॉर्ब करेगी, है ना? थोड़ा बहुत गिरेगा भी। तो हमने बार-बार उन पोटलियों को औषधीय दूध में डुबोते रहना चाहिए, जिससे पोटली ठंडी ना हो और जो हमारी पोटली है वो ठंडी ना हो पाए और एक समान तापमान भी रहे, ठीक है? टेम्परेचर भी बैलेंस रहे। पोटलियों से दबाव देते हुए अभ्यंग के समान ही घर्षण करना, मतलब जैसे हम अभ्यंग करते हैं बस वो पोटली से अभ्यंग करना है। करते हुए स्वेदन करना चाहिए। इससे औषध सिद्ध षष्टिकशाली वस्त्र के सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर शरीर का पोषण होता है। तो मेनली चावल भी जो है ना, षष्टिकशाली चावल, उनका भी जो मेनली न्यूट्रिशनल पार्ट है वो उस वस्त्रों से निकलकर क्या है, शरीर का पोषण करता है। षष्टिकशाली वस्त्र के सूक्ष्म छिद्रों से निकलकर शरीर का पोषण करती है। अभ्यंग हेतु जो हमें 7 आसन बताए गए हैं ना, वैसे ही हमें पिंड स्वेदन में भी 7 आसनों में ही करना चाहिए। प्रत्येक आसन जो है 10 से 15 मिनट मतलब मेनली एवरी जो प्रोसीजर है वो 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए और ऐसे ही जो 1 से 1.5 घंटे तक ये स्वेदन हो जाता है। तो ये स्वेदन 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो भी उष्णता चेक कर लेनी है उन पोटलियों की, सारे तरीकों से रबिंग, स्ट्रोकिंग, टैपिंग मेथड से स्वेदन करना है और मेनली संधियों में गोल-गोल, वर्तुलाकार, दीर्घ अवयवों में दैर्ध्याकार, ग्रीवा प्रदेश से कटी प्रदेश तक अनुलोम गति में करना है और उसके बाद स्वेदन करते समय पोटलियों को बार-बार दूध में डुबोते रहना है। उसके बाद अभ्यंग की तरह घर्षण करना है। जो स्वेदन के 7 आसन अभ्यंग के 7 आसन बताए हैं, उसी तरीके से स्वेदन करना है। हर जो आसन में 10 से 15 मिनट तक स्वेदन करना है। उसके बाद आती है स्वेदनोत्तर क्रिया। स्वेदनोत्तर क्रिया में क्या है, औषध सिद्ध दूध जब समाप्त हो जाए कि हमें पता लग गया कि अभी दूध खत्म हो गया है और स्वेदन के जब सम्यक लक्षण मिलने लग जाएं तो ये प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो दूध खत्म हो गया और जो स्वेदन के सम्यक लक्षण मिल गए तो स्वेदन प्रक्रिया बंद कर दो और पोटली में जो चावल बच गए ना, जो शेष्टिक चावल, शाली चावल जो बच गए, उसको भी निकाल कर, वो चावल निकाल कर संपूर्ण शरीर पर उद्वर्तन करते हुए लेप कर देना है, उसको भी लगा देना है पूरे शरीर पर। ठीक है, और शरीर का तापमान सामान्य हो जाने पर उस पर लगे दुग्ध तंडुलादि को सूखो उष्ण जल में भीगे वस्त्र से अच्छी प्रकार से साफ करके रोगी को चादर या कंबल ओढ़कर निवास स्थान में विश्राम करवाएं। मेनली क्या किया हमने, उसके जो भी पहले तो चावल लगा दिए, फिर टेम्परेचर जब उसकी बॉडी का नॉर्मल हो जाए तो क्या करना है, अच्छे से उस चावल को गीले कपड़े से, गर्म किए हुए गीले कपड़े से साफ करके अच्छे से क्लीन करके उसको अच्छे से और ऊपर से एक चादर या कंबल ओढ़ दो और उसको निवास स्थान मतलब एक ऐसी जगह पे लिटा दो जहाँ पर हवा डायरेक्ट ना आए, पंखा ना चले, एसी नहीं चल रहा हो, वहाँ पे आराम से उसको रेस्ट करवा दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले स्वेदन हो जाने दो, फिर उसके बाद जो चावल निकाल के लगा दो, थोड़ी देर लगा दो, फिर हटा दो, फिर उसके बाद में उसको क्लीन कर दो, क्लीन करने के बाद उसको रेस्ट करवाओ। ठीक है, उसके बाद यदि स्नान कराना आवश्यक हो तो 2 घंटे बाद रोगी को उष्ण जल से स्नान करवाना है। वही सेम है कि अगर स्नान करना है तो 2 घंटे बाद करवा दो और ऐसे ही ये जो स्वेदन है, हाँ, इसके बाद लघु और उष्ण आहार, थोड़ा-सा हल्का-सा गरम खाना देना है उसको और षष्टिकशाली जो पिंड स्वेद प्रतिदिन या तो रोज़ करवा सकते हैं या गैप देकर, ठीक है, 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़ तक करवा सकते हैं। और अब इसके मेनली बेनिफिट्स क्या हैं?
सबसे पहले मेनली हमने इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, चावल यूज़ कर रहे हैं, दूध यूज़ कर रहे हैं और स्वेदन प्रोसीजर है। तो जो स्वेदन के बेनिफिट्स हैं वो भी आएँगे, चावल और दूध के बेनिफिट्स वो भी आएँगे और मेनली ये नरिशमेंट का काम कर रहा है ना? तो मेनली नरिशमेंट क्या-क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज़ मेनली मसल टिश्यू, इम्प्रूव ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, रेजुविनेशन करता है, हीलिंग करता है, एनर्जाइज़ करता है बॉडी को, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, सेक्सुअल पावर को इम्प्रूव करता है। वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब वही मसल्स में थकावट है, वास्टिंग हो चुकी है, डीजेनरेशन हो रखी है उसको भी दूर करेगा। जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो डीजनरेशन है उसको भी दूर करेगा या प्रिवेंट करेगा। उसके बाद जो भी पेन, स्टिफनेस या स्वेलिंग है, जो आर्थराइटिस में होती है, वो भी दूर करेगा। वात, पित्त, कफ, वात, पित्त और रक्त की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती हैं स्किन की, जॉइंट्स की, मसल्स की, टिश्यूज़ की, वो भी दूर होंगी, ठीक है? वो भी दूर हो जाएँगी। उसके बाद में कॉजेज़ स्वेटिंग, इसकी वजह से पसीना आता है तो शरीर में हल्कापन लाएगा और जॉइंट मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा। व्हेन कंबाइंड विद नित्य विरेचन, जब हम षष्टिकशाली पिंड स्वेद को नित्य विरेचन के साथ कंबाइन करते हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स दूर होते हैं और जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ को टोन अप किया जाता है। इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सूथ एंड स्ट्रेंथ द नर्व्स, नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। इसके बाद में स्ट्रेस, एंजाइटी इनको भी दूर करता है, माइंड को रिलैक्स करता है और मेनली ये टिश्यूज़ को नरिशमेंट करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड इम्प्रूव द कलर, कम्प्लेक्शन, एनहांस ग्लो, फेयरनेस टू द स्किन। मेनली तो ओवरऑल नरिशमेंट का ही काम करता है ये षष्टिकशाली पिंड स्वेद। खत्म हुआ ये हमारा स्वेदन। थैंक यू।